नमस्कार साथियों, फरवरी ख़त्म होने वाली है लेकिन अभी तक केंद्रीय विद्यालय ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जिससे ये पता चल सके कि बाल बाटिका के और कक्षा 1 के रजिस्ट्रेशन कब प्रारंभ हो रहे हैं। लेकिन साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने से पहले जो कुछ दुविधाएं बची हुई हैं, कुछ डाउट्स बचे हुए हैं, उनको क्लियर किया जाए। तो बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बात करते हैं, क्योंकि फरवरी का अंतिम सप्ताह है तो किसी भी दिन किसी भी समय केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद आपको 15-20 दिन का समय मिलता है आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। लेकिन आपको सुझाव मैं ये दूंगा, अगर रजिस्ट्रेशन चालू भी हो जाते हैं तो जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं हैं तब तक आप रजिस्ट्रेशन जल्दीबाजी में नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन यदि आप जल्दी करके कुछ रजिस्ट्रेशन में गलती कर देते हैं तब आपका एडमिशन कैंसिल होने के बहुत चांस हैं, और मल्टीपल अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके सारे के सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जा सकते हैं और सबसे बाद वाला रजिस्ट्रेशन ही माना जा सकता है या नहीं भी माना जा सकता है। तो आपके जो भी डाउट हों, आप चाहे कितनी भी आपको रिसर्च करनी पड़े, कितनी भी वीडियो देखनी पड़े, आप पहले अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। इस समय मैं देख रहा हूँ मुझसे लोग पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डाउट्स लोगों के हैं केंद्रीय विद्यालय के टाइप के बारे में और कैटेगरी के बारे में। वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर आज आपको एक बार फिर से बता दूँ कि केंद्रीय विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसके आधार पर जो कैटेगरी प्रायोरिटी कैटेगरीज हैं उनमें कुछ बदलाव होता है। जैसे डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय, आप पहचानेंगे कैसे कि डिफेंस सेक्टर के हैं? ये नॉर्मली जो भी मिलिट्री एरियाज़ होते हैं उनमें स्थापित होते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये डिफेंस सेक्टर के विद्यालय हैं। और दूसरी तरह से आप उस अपने विद्यालय की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि विद्यालय किस प्रकार का है। दूसरा IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। ये भी आप पहचान सकेंगे कि डिफेंस से हटकर किसी भी प्रोजेक्ट एरिया में, जैसे IIT, IIM इस तरह के जगह पर अगर जो केंद्रीय विद्यालय हैं वह विद्यालय IHL या प्रोजेक्ट एरिया केंद्रीय विद्यालय कहलाए जाते हैं। तो 2 तरह के विद्यालय आपको समझ में आ गए। अब बात करेंगे कि जो डिफेंस सेक्टर के विद्यालय हैं उनमें कैटेगरी 1 पर केंद्रीय कर्मचारी और के कर्मचारी आते हैं, जबकि द्वितीय प्रकार के विद्यालय में प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में उस संस्थान के कर्मचारियों के बच्चे पहली कैटेगरी में आते हैं और दूसरी कैटेगरी में आपके केंद्रीय कर्मचारी और डिफेंस के कर्मचारी आते हैं। तो इस प्रकार आप ये समझ जाइए कि यदि विद्यालय अदर प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय है तब आपकी जो प्रायोरिटी कैटेगरी है वो एक स्थान पीछे हो जाती है। उसमें 5 कैटेगरी तक आते हैं और इसमें 6 कैटेगरी तक आते हैं। आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि जो विद्यालय हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, IHL विद्यालय बोले जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग वाले, उनमें क्या है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है और पहली कैटेगरी में उन्हें लिया जाता है। दूसरी कैटेगरी में फिर, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं, बाकी के उसी श्रेणी में आते हैं। डिफेंस सेक्टर दूसरी में आ गया और केंद्रीय कर्मचारी तीसरी श्रेणी में, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आते हैं, तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, और चौथी कैटेगरी में राज्य सरकार के कर्मचारी, 5वीं कैटेगरी में राज्य सरकार के PSUs आते हैं, 6ठी कैटेगरी में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ये 6ठी कैटेगरी में आते हैं, और 7वीं कैटेगरी में आते हैं आपके अदर्स, जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं है, वो 7वीं कैटेगरी में आते हैं। और उन विद्यालयों में जो डिफेंस सेक्टर में हैं, जो मिलिट्री एरियाज़ में हैं,
वो उन विद्यालयों में केवल 6 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी में आपके केंद्रीय कर्मचारी, डिफेंस सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चे या एक्स सर्विसमैन आते हैं। दूसरे में पीएसयूज के कर्मचारी, तीसरे में राज्य सरकार के कर्मचारी, चौथी में राज्य सरकार के पीएसयूज के कर्मचारी और पांचवी में आपके आएंगे ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, इनके बच्चे। और छठी कैटेगरी में जो सारे बाकी इनको छोड़कर बाकी जो बच्चे वो छठी कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका डाउट लगभग क्लियर हो गया होगा। कुछ भी बचे तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर अपनी बात को क्लियर कर लें, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। अब बात आती है, कुछ लोगों के डाउट ये हैं कि क्या ओबीसी वाले आरटीई कोटा के अंतर्गत भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि आरटीई कोटा 25% होता है, ओबीसी कोटा 27% होता है। यदि आप ओबीसी कोटा के अंतर्गत भरते हैं तब आप आरटीई कोटा के अंतर्गत नहीं ले सकते। आरटीई कोटा में केवल वही बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी कोटा, अदर कोटा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर वाला, यह केवल और केवल आरटीई कोटा वाले बच्चों के लिए ही यह एप्लीकेबल है। अन्य किसी भी श्रेणी के बच्चों के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए यह क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। उम्मीद है आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी भी अभी भी कोई भी डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सराहना भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।